तो बच्चों, जैसा कि हम कांग्रेस पढ़ रहे हैं, एक वीडियो इस क्रम में पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वह वीडियो देख लें। और अब हमने पिछले वीडियो में 1906 तक के अधिवेशनों के बारे में चर्चा की थी। अब हम उससे आगे के अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय पे कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। गरम दल और नरम दल, दो विभिन्न मतों का उद्गम हो चुका था। बंगाल विभाजन के विषय पर जो आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, गरमपंथी जो थे वो चाहते थे कि उस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। इसी क्रम में 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को बुला के कुछ हद तक उस विभाजन को रोक दिया गया था, लेकिन आगे ऐसा नहीं किया जा सका। 1907 के अधिवेशन में गरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक उनके अध्यक्ष बने और नागपुर में वो सेशन रखा जाए, जबकि नरमपंथी जो चाहते थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष बने और उसको सूरत में किया जाए। अधिवेशन सूरत में किया गया, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। नरम दल के मुख्य नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन के बाद बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल जो कि बर्मा में है, उसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। अगर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें तो इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इन्होंने गणेश चतुर्थी को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने शिवाजी के जन्म दिवस को शिव जयंती के नाम से उत्सव मनाना शुरू किया था। इनको वैलेंटाइन्स रोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा 1916 के अधिवेशन में दिया था। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के साथ मिलकर के 1916 में की थी। इतने सारे पॉइंट्स हम इनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगला अधिवेशन 1911 में हुआ, जो कि कलकत्ता में पंडित विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में किया गया। अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसी समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम व उनकी रानी क्वीन मैरी भारत आए थे। उनके लिए दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार में उनका राज्याभिषेक किया गया, राजतिलक किया गया और ऑफिशियली उनको इंडिया का एम्परर बना दिया गया। इस चीज से खुश होकर उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो वो 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया था, उसी समय उसको रद्द किया गया था। और उन्होंने भारत की राजधानी जो कि अभी तक कलकत्ता थी, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि वो दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हुई थी, लेकिन उसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के समय पर ही कर दी गई थी। इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जो कि जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा उनके सम्मान में गाया गया था। राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इन्होंने एक और देश के राष्ट्रगान की रचना की है, वो है बांग्लादेश। उन्होंने अमार सोनार बंगला के नाम से स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय जो चलाया गया था, उसके दौरान इसकी रचना की थी। और जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया तो उसने इसको अपना राष्ट्रगान बनाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का इंग्लिश वर्जन भी बनाया है, जिसको द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1913 में इनको गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जनगण मन प्रथम बार तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रस्तुत किया गया था। ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगले अधिवेशन पर चलते हैं, जो कि 1916 में हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इस अधिवेशन में मुख्य बातें कुछ ये हैं कि जो 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, वो इस अधिवेशन में पुनः एक हो गई। और इसी के साथ मुस्लिम लीग, जिनका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल हो गई और इसको कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता किससे संबंधित था और कब हुआ, तो लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, पुनः एक हो गए थे। ये 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किनके प्रयत्न
के बाद में, किसके प्रयत्न के बाद में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक हो पाए, तो वो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों की वजह से हुआ था। इसी समय पे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था, और उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। इसके बाद अगला अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछा जाए कि वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आपसे केवल महिला पूछा जाता है तो ये मात्र पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया। इसके बाद अगला अधिवेशन, हमने अभी तक पढ़ा कि कांग्रेस के अधिवेशन मुख्यतः वर्ष के अंत में बुलाए जाते थे, यानी कि दिसंबर माह में बुलाए जाते थे। लेकिन प्रथम बार कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जो दिसंबर से पहले ही बुला लिया गया था। उसका वजह थी कि उस समय रॉलेट एक्ट, जो जिसको अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका था और उसके बारे में चर्चा करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। तो प्रथम विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में बुलाया गया था और ये रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, और इसकी अध्यक्षता सर सैयद हसन इमाम ने की थी। प्रथम विशेष अधिवेशन है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और विशेष अधिवेशन 1920 में बुलाया गया था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में। ये बुलाया गया था, काला कानून जो कि रॉलेट एक्ट था उसका वो लागू कर दिया गया था। उसका विरोध करने के लिए गांधी जी चाहते थे असहयोग आंदोलन चलाना। उस असहयोग आंदोलन चलाने के लिए ये विशेष अधिवेशन सितंबर माह में बुलाया गया। लेकिन इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जब गांधी जी ने उसमें प्रस्तुत किया, तो हालांकि इसको उसके सदस्यों ने तो पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के विरोध के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। अगेन इसके बाद में 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन जो हमेशा से कांग्रेस का होता हुआ आया, दिसंबर माह में नागपुर में आयोजित किया गया विजय राघवाचारी जी की अध्यक्षता में। उस अधिवेशन में पुनः चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस बार इसको स्वीकार कर लिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। वो किया गया था विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में, जिसको गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन चित्तरंजन दास जी ने 1920 के वार्षिक अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था, विजय राघवाचारी जी की अध्यक्षता में उसको फिर से पुनः प्रस्तुत किया और इस समय इसको स्वीकार कर लिया गया। इसी के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। हालांकि इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी को बनाया गया था, लेकिन उस समय उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और यह प्रथम अधिवेशन था। अभी तक केवल कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वराज्य शब्द की बात हुई थी, लेकिन यह प्रथम अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा रखी गई। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जो कि हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी हजरत मोहानी के द्वारा। अगर हम 1921 के बारे में बात करें तो 1921 को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय भारत की जन्म दर काफी हद तक कम हो गई थी। इसको 1921 को महान विभाजन और 1951 को भारतीय जनसंख्या का लघु विभाजन के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, तो 1931 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार 1951 में जनगणना की गई थी। इसमें 14 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2011 की जनगणना में जो हाल ही में अंतिम रूप से जनगणना की गई है उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में कराई गई, लेकिन उसको नियमित 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब अगले अधिवेशन पर चलते हैं। इसके बाद
विशेष अधिवेशन फिर से बुलाया गया 1923 में। 1923 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया जो कि दिल्ली में बुलाया गया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे जो कि 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर को हुआ था मक्का में और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को इनका जन्म मक्का में हुआ था। ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी थे। 1940 से 1945 तक इन्होंने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता की तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बेलगांव 1924 का अधिवेशन था। गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1893 में शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में वहां पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हेक्टर नामक जहाज से वापस पुणे भारत लौटे और 9 जनवरी के ही दिन को उन्हीं की याद में NRI डे के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में उन्होंने बिहार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निमंत्रण पर किया और उन्होंने 1921 में अपनी शर्ट और टोपी का त्याग किया था मदुरई में। मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसी के बाद से उनको अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने की थी। हमने 1917 में पढ़ा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट 1917 के कोलकाता सेशन में उन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन की अध्यक्षता की वो थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी और इसी सेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। अब से पहले ये कहीं पे इन्होंने फिक्स नहीं किया था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, लेकिन इस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की बात की गई। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में अवश्य बताएं और अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगती हैं तो उसको भी अवश्य बताएं। आगे के अधिवेशनों के बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।